साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस को यानी कि भूतकाल। अगर हम भूतकाल की बात करते हैं तो जितना भी हमारा बीता हुआ समय होता है यानी कि पास्ट में जो भी हम काम करते हैं वो सब हमारा पास्ट टेंस में जाता है। इसको 4 भागों में हम पढ़ेंगे यानी कि पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स देखेंगे। सबसे पहला भाग हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट और चौथा जो पार्ट पढ़ेंगे वो हमारा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट के चारों भाग पढ़े थे उसी तरीके से पास्ट के भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इसका जो हिंदी पहचान होता है, इस तरीके के हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या लगा होगा? ता, था, ती, थी, ते, थे आदि शब्द लगे होते हैं। यानी कि आप किस तरीके से पहचानोगे कि ये जो हिंदी का सेंटेंस है, हिंदी का वाक्य है, वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल से बिलोंग करता है। तो उसकी सिंपल सी पहचान ये होती है कि इस तरीके के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या लगा होगा? ता, था, ती, थी, ते, थे। और अगर ये नहीं है तो क्या लगा होगा? आ, ई, ए आदि शब्दों की ध्वनि आती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। दूसरा, हमने हर एक अपने वीडियो में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है और वो अच्छी चीज़ क्या बताई है? एडवर्बियल्स। कि इस तरीके के वाक्यों में हमारा जब भी हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर टाइम एंड टेंसेस को पढ़ते हैं तो उसमें वर्ब फिल करवाते हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाता है कि इसमें कौन सी वर्ब आएगी। तो कभी कभी तो हम आइडिया लगा लेते हैं इन एडवर्ब से कि ये इस तरीके के एडवर्बियल लगे होते हैं जिनसे हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये वाक्य हमारा कहाँ का है? पास्ट इंडेफिनिट का है। जिस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये एडवर्बियल अलग बताए थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अलग थे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सभी में क्या थे? अलग अलग थे। आज हम लोग आपको एक और बेहतरीन चीज़ बता देते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में इस तरीके के वाक्य होंगे तो उनमें किस तरीके के एडवर्बियल लगे होते हैं। जैसे अगर स्टडी अगर वाक्य में कहीं लगा हो तो तुरंत समझ जाओ ये वाक्य हमारा पास्ट का है। एगो लगा हो, वंस, लॉन्ग एगो, वन डे, लास्ट, एनी टाइम, ये शब्द अगर कहीं पर लगे हैं तो आप समझ जाइए ये वाक्य हमारा पास्ट सिंपल का है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब तो डिड आती है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में इसका प्रयोग होता है। अगर हम इसका अफर्मेटिव बनाते हैं तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, और डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आप इस तरीके से बस समझ लीजिएगा कि जब भी हम अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे असर्टिव, उसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई सा भी हो, सभी के साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे हमको नेगेटिव बनाना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? डिड। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है? हमारी डिड। और डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बी वन आती है। ठीक है, चलो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चीज को। सबसे पहली चीज ये है कि आप ये ध्यान रखिए कि कोई ऐतिहासिक घटना को व्यक्त करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा तो राम किल्ड रावण। भूतकालीन आदत को व्यक्त करने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पढ़ने जाते हैं तो वी वेंट टू स्कूल टू रीड, या आगे। अब इसका ये सिंपल, ये तो हमारे कुछ स्पेशल रूल हो गए। इसी में कुछ आदत प्रकट करने के लिए हम वुड या यूज टू का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, यानी कि वुड आदत को प्रकट करने के लिए वुड, और वुड अगर आप नहीं लगाते हो तो आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हो। किसका? यूज टू, पास्ट में। क्लियर है? किसी भी पास्ट में आदत को शो करने के लिए हम किसका? यूज टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, अब सिंपल सेंटेंस हमारा यही है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों के लिए, कहीं कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। देखो, अगर हम सिंपल की बात करते हैं तो इसका फार्मूला क्या है? चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
सभी के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे दो होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखिएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखिएगा। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी पहले रख सकते हो। उस कंडीशन में अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रेपोजिशन टू या फॉर लगाना पड़ेगा। क्या? टू या फॉर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलो अब देखो, नोट पॉइंट में मैंने लिख भी दिया है आपको कि जो भी हमारे अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, सीधे सीधे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल, थोड़ा और क्लियर होगा आपको। बे बाजार गए, तो दे और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? सेकेंड, यानी कि दे वेंट टू मार्केट। हमने पैसे इकट्ठे किए, तो देखो बी मीन्स हमने, और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी कलेक्टेड मनी। इसके बाद चिड़ियाघर ने इधर उधर, चिड़िया ने इधर उधर पानी तलाशा, तो दी वर्ड सर्च्ड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म जरूर लगाओगे। और देखो एक चीज और है, हमने हिंदी पहचान क्या बताई थी, तो आप तीनों वाक्यों में देख सकते हो, या तो ता था, ती थी, ते थे, या ई ए। तो देखो इसमें भी ए, इसमें भी ए की, इसमें आ की ध्वनि निकल रही है। तो इस तरीके से आप खूब आसानी से पहचान सकते हो कि ये वाक्य हमारा कहाँ का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, हियर एंड देयर का मतलब होता है इधर उधर। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो सिंपल सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में लगी होगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा? हमारा डिड नॉट, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो चलो देख लेते हैं फार्मूला। सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, सभी के साथ डिड का प्रयोग करोगे, नॉट लगाओगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये हमारे दो तरीके के होंगे, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अदर वर्ड अगर आ जाए तो उनको भी यहाँ पर रख दीजिए, और ये कुछ भी नहीं, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। एग्जाम्पल देखो, हमने टिकट नहीं लिए, या ई ए, ठीक है, या ई ए, इनकी ध्वनि देखो ए, ई, या, आ, तो इनकी ध्वनि जरूर आएगी। हमने टिकट नहीं लिए, तो बी डिड नॉट टेक टिकट्स। समझ आ रहा है? डैट मीन्स हम कहना क्या चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्रत्येक के साथ डिड का प्रयोग करोगे नेगेटिव में, इसके बाद नॉट, और डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टेक टिकट्स। उसने मेरी सहायता नहीं की या मुझे सहायता नहीं की, तो ही डिड नॉट हेल्प मी। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, चिल्ड्रन डिड नॉट पे अटेंशन। क्लियर है? सभी में देखो चिल्ड्रन, फिर डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है? और अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यहां पर जो शुरू होगा वो हेल्पिंग वर्ब से। हम पहले भी बता चुके हैं, अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी कई बार डिस्कस किया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके से इसको डिस्कस करेंगे, एक इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट और दूसरा इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। अगर हम इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें कोई भी हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क पर खत्म होगा। अगर हिंदी का वाक्य आपका क्या शब्द से शुरू है और क्वेश्चन मार्क से पर खत्म है, तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं। ठीक है? तो देखो सब्जेक्ट से पहले क्या लगा होगा? हेल्पिंग वर्ब। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डिड। मैं पहले भी बता चुका हूं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का प्रयोग करते हैं, पास्ट में डिड का प्रयोग करते हैं। उसके भी पीछे कॉन्सेप्ट है, कहीं कुछ ऐसे ही ओरली नहीं आ गया है और ना ही आपको रटने की जरूरत है। देखो हमने क्या बताया, हमारी वर्ब 5 प्रकार की होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। ठीक है? ये 5 प्रकार की। जैसे अगर हम डू की बात कर लें तो डू हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन हो जाएगी। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? डूइंग हो जाएगी। फिफ्थ फॉर्म इसकी सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है, यानी कि डज हो जाएगी। तो अब ये ध्यान रखिएगा कि जो डू
या डज है, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है, इसमें प्लूरल फॉर्म ये होती है और सिंगुलर फॉर्म एस या ईएस वाली होती है। ये प्रेजेंट फॉर्म हो गई, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, तो इसीलिए पास्ट में हमेशा सेकेंड फॉर्म आती है, तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर हो गया। चलो अब इसे भी बी पॉइंट को भी समझ लो इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड में। इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड में बेसिकली क्या होता है जरा समझिएगा, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। इंट्रोगेटिव टाइप सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन वर्ड, देखो वाक्य इधर लिखा होगा, बीच में क्या दिया होगा आपका, एक क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, इधर भी वाक्य होगा और खत्म क्वेश्चन मार्क पे होगा। तब हमारा रूल कहता है कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड क्यों, कहां, कब, कैसे, कुछ भी हो, अगर वाक्य बीच में आए, हिंदी वाक्य के बीच में आए, तो हम उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लगा लेते हैं। तो देखो ये कहां शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है, और तब हमने जब हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो इसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले रख लेंगे। स्ट्रक्चर भी हमारा फार्मूला भी यही कहता है, सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद में, अच्छा इनका WH वर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना, उन सभी की शुरुआत WH से होती है। जैसे व्हाट, WH से, व्हेन, WH से, वेयर, WH से, ओके, व्हाई, WH से। तो जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, विच, हुम, हुज, ओके, सिर्फ हाउ को छोड़कर, एक हाउ है जिसमें शुरुआत में WH नहीं होता है, इसमें भी ये लास्ट और शुरुआत में लगा रहता है। तो इसलिए इनका नाम, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं उनको हम WH वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि इन सभी शब्दों की शुरुआत कैसे होती है, WH से होती है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड अगर आपके रखे हैं तो उनको हम रख लेंगे। ठीक है, क्या तुमने मोहन को देखा, तो हमने क्या बताया, अगर कोई भी हिंदी का वाक्य आपका क्या शब्द से शुरू है, तो ट्रांसलेशन करते समय हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे। और ये वाक्य पहचानो कि हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी, तो यहां से आपको पहचान लेना है, ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई, ए। अगर लगा हो तो डिड का प्रयोग करेंगे, यानी कि डिड यू, और डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या तुमने मोहन को देखा, तो डिड यू सी मोहन। वह कहाँ रहती है, तो ये वाक्य के बीच में है, सबसे पहले वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह कहाँ रहती है, वेयर डिड सी लिव। अगला नेक्स्ट, क्या तुमने खाना खाया, तो डिड यू ईट फूड। अब देखो नोट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, यदि सेंटेंस हु से प्रारंभ हो तो प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, तब स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा। अगर मान लीजिए, मैं पहले तो पास्ट इंडेफिनिट का ही बता देता हूं, मान लीजिए कोई भी हिंदी का वाक्य जिसमें कौन या किसने आ रहा है, हिंदी के वाक्य में क्या आ रहा है, कौन या किसने। ठीक है, तो हम कौन या किसने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। पहली चीज ये ध्यान बनाए रखना, क्या ध्यान बनाए रखना है कि कौन या किसने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हम हु लगाते हैं। ठीक है, अब कैसे वाक्य कैसे आएगा, तो वाक्य आपका दिया होगा, जैसे आज तुमने कितना पानी पिया, तो ये कितना कितनी वाला हो गया। अब कौन या किसने, इस तरीके से कह सकते हो कि आज इस बच्चे को किसने पीटा, किसने पीटा। अब इस वाक्य को कैसे बनाओगे, तो हु और वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे बनाओगे, हु प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे यहां पर देखो लिखा है, चोरी कौन करता है, अगर करता आ जाए तो हु स्टील्स, यानी कि हु WHO, हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। ठीक है, और अगर चोरी कौन करता था, तो हु स्टोल, यानी कि हु प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही अगर नेगेटिव कौन नहीं या किसने नहीं आ जाए, यही वाक्य अगर मैं ऐसे बोलूं, चोरी कौन नहीं करता है, तो कैसे बनाओगे, तो फिर से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, हु प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। चोरी कौन नहीं करता था, तो हु प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम वाक्य को बनाएंगे। अब अगला, जैसे तुम्हारी पुस्तक किसने ली, तो हु टुक योर बुक। रोजाना मंदिर कौन जाता है, तो हु गोज टू द टेम्पल डेली। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वाक्य हमारा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हु प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, ये यस, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट और नेगेटिव आ जाए तो हु प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर पास्ट में आ जाए कौन या किसने, तो कौन या किसने की अंग्रेजी हु लगाओगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और कौन नहीं या किसने नहीं आ जाए तो हु प्लस में डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट लगा करके बाकी को बना दोगे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम क्या बात करेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो हमने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाती है, सब्जेक्ट से पहले भाई साहब, ठीक है। सबसे सब्जेक्ट से पहले आप क्या रख लोगे, हेल्पिंग वर्ब को रख लोगे। इतना क्लियर समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बार और ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव है तो नॉट हमारा सब्जेक्ट के बाद जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अदर वर्ड हैं तो अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या करेंगे, अगर क्यों कहां कब कैसे वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, और अगर वाक्य नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दीजिएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर है। 2-3 एग्जाम्पल इसके देख लो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। तुम विद्यालय क्यों नहीं गए, तो वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। देखो क्यों कहां कब कैसे अगर वाक्य के बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। इसी तरीके से क्या उसने खाना नहीं खाया, तो देखो यहाँ पे क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आया तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को बनाएंगे। डिड ही और नेगेटिव है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्या वह मेरा इंतजार नहीं करती थी, तो इसको कैसे बनाएंगे, डिड सी नॉट वेट फॉर मी, यानी कि सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। क्लियर है। तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।